नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट में। मैं दिग्विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आज़ादी के बाद भारत में देसी रियासतों के एकीकरण, स्वतंत्रता के पश्चात जो अलग-अलग समस्याएं उत्पन्न हुई, जो अलग-अलग चुनौतियां उत्पन्न हुई, उसमें किस तरह की परिस्थितियां थी, उसके क्या परिणाम रहे, किस प्रकार से भारत का एकीकरण हुआ एवं साथ ही साथ उस एकीकरण में किन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके परिणाम स्वरूप यह सब कुछ संभव हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आज़ादी के पश्चात भारत के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी वो कौन कौन सी थी। जैसा कि आपको मालूम भी है, भारत या यूँ कहें कि हमारा प्यारा देश जो भारत है, इसे आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति थे, यूँ कहा जाए पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, इन सभी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में जितने भी छोटी-छोटी रियासतें थीं, वो सभी एक अलग राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाने के लिए इच्छुक थी, या फिर हिंदुस्तान में उन्हें मिलना था या पाकिस्तान में, या अपना स्वयं का अस्तित्व बनाना था और एक अलग राष्ट्र के रूप में उन्हें अपनी मौजूदगी दिखानी थी। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले उनके लिए जो पसंदीदा विकल्प बन रहा था वह था कि वो अपने आप को या तो स्वतंत्र रखें या फिर पाकिस्तान के साथ मिले या फिर हिंदुस्तान के साथ। इन्हीं परिस्थितियों के बीच भारत के जो राजनीतिज्ञ थे उन्हें समझ में आया कि अगर ऐसा होता है तो भारत की अखंडता और एकता ये पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और भारत जो है यह एक देश के रूप में कभी पूरे तरीके से अस्तित्व में ही नहीं आ पाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो संपूर्ण भारत का एकीकरण करें और इसे एक अखंड राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाएं। और इसी निर्णय के पश्चात उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया और संपूर्ण भारत को एकीकृत किया। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण जो हुआ उसमें स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी समस्याएं थीं और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया जो साथ साथ चल रही थी इसमें किस प्रकार की चुनौतियां आई। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रारंभिक समस्या थी उसमें आपका प्रायोरिटी हमें देखने के लिए मिलती है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके थे। अब चूंकि दो अलग-अलग देश बन चुके थे, इन दोनों में रिसोर्स का बंटवारा और बाकी चुनौतियां सबसे पहले आप कह सकते हैं कि एक दैत्य की तरह सामने खड़ी थी कि देश के लोगों के लिए क्या अरेंजमेंट किया जाए, किस प्रकार की चीज़ों की व्यवस्था की जाए। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया था, उसमें प्रमुख समस्याओं को सुलझाने के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उसमें अलग-अलग सेगमेंट को फोकस किया गया था। वो कौन-कौन से थे? तो सबसे पहला था, जो पहली समस्या थी, वह थी कि दोनों राज्यों की आपसी सीमा का निर्धारण कैसे रहेगा। अगर आप आज भी देखें, तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप बॉर्डर देखें, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का एक अगर रफ मैप बनाए तो आज भी आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे
यहाँ का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आज भी पूरे तरीके से फेंसिंग से कवर नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे फेंसिंग की कमी देखने को मिलती है। इसी तरह से अनदर साइड जो है, यहाँ पर भी वही समस्याएं थी। बांग्लादेश वाला हिस्सा वर्तमान समय में, तत्कालीन समय में पाकिस्तान। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि चूंकि ये इलाके फेंसिंग से प्रॉपर वे में कवर्ड नहीं थे, फेंसिंग यहाँ नहीं थी, तो समस्या ये थी कि उसको कैसे कवर किया जाए जिससे कि समस्याएं ना हो, दोनों देशों के बीच विवाद ना हो, एटसेट्रा। और इसमें ये जो परिस्थितियां अभी भी हम देखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या था? तो राज्यों के बीच आपसी सीमा के निर्धारण को लेकर के जो समस्याएं थी, वो उस समय विराजमान थी, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाया था उस समय। दूसरी जो चुनौती थी वो कौन सी थी? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, कुछ अन्य सेवाओं तथा लेनदारी और देनदारी का विभाजन। कौन कौन सी चीज भारत में आएगी, कौन से चीजें पाकिस्तान में जाएगी, डॉक्यूमेंट, इंडिया और पाकिस्तान के मैप, इन सभी के बंटवारे को लेकर के नौकरशाही के स्तर पर कई तरह की चुनौतियां और समस्याएं मौजूद थी। तीसरी समस्या थी सेना कैसे बटेगी और सैनिक सामग्री कैसे बटेगी। आप अक्सर देखते हैं कि इसमें आपका एक, आप यूं कह सकते हैं कि न्यूज़ में या टीवी में आपको देखने के लिए पटकथा एवं चलचित्रों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दो नाम आते हैं। एक आ जाता है सैन मानिक शॉ, जो हमारे भारत के फील्ड मार्शल थे, सैन मानिक शॉ। और दूसरा जो हमें दिखाई देता है, वो दिखाई देता है याहया खान, जो पाकिस्तान में आगे चल करके वहाँ पे पावरफुल मिलिट्री जनरल बने थे, याहया खान। तो इनके बीच में विवाद दिखाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों पहले दोनों एक ही आर्मी का हिस्सा थे, एंड दैट वाज नोन एज ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे, तो जब देश बंटवारा हुआ तब जाकर के इन दोनों में से एक ने भारत में रहना चुना और दूसरे ने पाकिस्तान को। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, इनकी जड़ें जो थी वो भारत विभाजन के समय में ही बन गई थी, या भारत विभाजन के समय में विद्यमान थी। तो ये जो समस्या थी, ये भी कब थी? आज़ादी के बाद ही उत्पन्न हुई थी, जिसका हमें अंततः जो परिणाम देखने को मिलता है वो देखने के लिए मिलता है 1972, बांग्लादेश वाला जो हिस्सा विभाजन अलग हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट, इसके इसके बाद फिर अनदर बताया जा रहा है। यहाँ पर आता है कि भारत में एक तरफ देश आज़ाद हुआ, तब दूसरी तरफ ये भी समस्या थी कि देश को एकीकृत कैसे किया जाए। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि देश में अलग अलग रियासतें थे, इन रियासतों का एकीकरण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो अलग अलग जो रियासतें थी उनका एकीकरण एवं विलय चूंकि बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो स्वतंत्रता के समय भारत में तीन तरह के क्षेत्र विद्यमान थे, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। तीन तरह के क्षेत्र कौन कौन से विद्यमान थे? पहला था ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, दूसरा था देशी रियासतों का क्षेत्र, और तीसरा था फ्रांस और पुर्तगाल वाले वे औपनिवेशिक क्षेत्र, जिसमें आजादी के बाद भी फ्रांस एवं पुर्तगाल का नियंत्रण था और वो उसे संचालित करते थे। ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे, ये वो इलाके थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण था और उसे वो अपने अनुसार नियंत्रित, संचालित करते थे, कार्यान्वित करते थे, और उसी के अनुसार उनके जो नियम थे वो सभी लागू होते थे। तो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे जैसे जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, 1857 के रिवॉल्ट के पहले, 1857 के रिवॉल्ट के पहले जो भी राज्य अधिकृत किए गए थे, उससे पहले जो भी राज्य अधिकृत किए गए थे ब्रिटिश शासन के द्वारा, वो सभी के सभी अधिकृत राज्य जो है, वो सभी के सभी आप कह सकते हैं नियंत्रित राज्य जो है, वो किसका हिस्सा माने जाते थे? वो सभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा माने जाते थे। और उसके बाद वाले जो थे वो सभी देसी रियासतों के रूप में विराजमान थी। अंग्रेजों ने फिर उसे कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि यही डील हुई थी ब्रिटिश रजवाड़ों और ब्रिटिश साइड में, ब्रिटिश सरकार के बीच में, कि वो आगे चल करके उन रियासतों को दोबारा अपने नियंत्रण में नहीं लेंगे। दूसरा बोला जा रहा है देसी रियासतों के बारे में कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 562 रियासतें विद्यमान थी। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, भारत में कुल मिलाकर कितनी रियासतें विद्यमान थी? 562 रियासतें विद्यमान थी।
और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके थे जिन पर फ्रांस और पुर्तगाल ने अभी भी अपना नियंत्रण रखा हुआ था। और ऐसे इलाके जो थे ये कौन-कौन से थे, तो इसमें आपका गोवा दिख जाता है। गोवा के अलावा फिर और भी कुछ उपनिवेश हैं जो आपको फ्रांस के नियंत्रण में दिखेंगे, जिसे आगे चल कर के फ्रांस ने भारत को सुपुर्द कर दिया था। एक आप कह सकते हैं आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। इसी वजह से फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। तो रियासती विभाग जो है इसका गठन कब हुआ, यहाँ पे याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय अस्थायी सरकार 27 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित रियासती विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। कौन सा विभाग, तो याद रखिए नया गठित किया गया था रियासती विभाग, इसका कार्यभार संभाला। और इसमें उन्होंने वीपी मेनन को अपना मुख्य सहायक सचिव बनाया था। किसे बनाया था, तो याद रखिएगा वीपी मेनन को। और इस विभाग की ओर से देशी रियासतों से यह अपील की गई कि वे 3 विषयों, विदेश संबंध, संचार व सेना रहित भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। कहने का मतलब है कि जो देशी रियासतें थी वो बोलती थी कि हम अलग रहेंगे, या फिर हम पाकिस्तान में मिलेंगे, या फिर भारत में मिलेंगे, तो उसमें भारत में विलय करना था। अगर कोई ये कहता था कि नहीं हमें स्वतंत्र रहना है, तो उसमें सीधा उनके सामने शर्त रखा गया, आपको सिर्फ 3 चीजों में अपने आप को भारत सरकार को अधिकार सौंपना है। बाकी सारी चीजें आप अपनी रियासत में अपने अनुसार चलाएं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। वो 3 चीजें कौन है? पहला, विदेश संबंध। आप किसी भी देश के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। अपने राज्य में आप जो करें, बाहर में आप किसी राज्य जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, या फिर मान लीजिए अनदर हो गया बर्मा हो गया इंडिया के बगल में, या श्रीलंका हो गया, या इंडोनेशिया हो गया, नेबर कंट्रीज है या दूर के भी कंट्रीज है, या ब्रिटेन हो गया, इनमें से किसी के साथ आपका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये पहला शर्त रखा गया। दूसरा रखा गया सेना। सेना यानी कि आपकी सेना नहीं रहेगी। सेना को किसके पास रहेगी? सेना रहेगी भारत सरकार की। तो सेना भारत सरकार की रहेगी। आपको इस मामले में पूरे तरीके से न्यूट्रल रहना है। आप अपने लिए अपने राज्य में शासन चलाएं, एडमिनिस्ट्रेशन रखें, लेकिन सेना आपके पास नहीं होनी चाहिए। आर्मी जिसे बोलते हैं, गन, तोप, बंदूकें, ये सब आप नहीं रखेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला संचार, कम्युनिकेशन। पूरे भारत में कहाँ पर संपर्क करना है, कहाँ नहीं करना है, देश के बाहर कहाँ संपर्क करना है, इसके लिए जो संचार प्रणाली होगी, मतलब कि कम्युनिकेशन होगा, जैसे कि डाक हो गया देश के अंदर, ठीक है। देश के बाहर के लिए मान लीजिए टेलीफोन लाइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सभी का नियंत्रण किसके पास रहेगा? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट संभालेंगी या भारत सरकार संभालेगी। इन 3 चीजों को रखा गया, बाकी सारी चीजें अलाउ कर दी गई। और साथ ही साथ उनको एक मोटा रकम भी अलाउ किया गया कि वो अपने राज्य का संचालन अच्छे से कर सके। तो जब इतनी सारी चीजें हुई, तो इसकी वजह से जो छोटी छोटी रियासतें थे उनको भी समझ में आया कि उनके लिए यह फायदेमंद है, हितकारी है। तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई और उन्होंने इसे अग्री भी किया। आगे फिर उसके बाद चेंजेस आए। वो चेंजेस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले वीपी मेनन और नरेंद्र मंडल के चांसलर थे महाराजा पटियाल यादवेंद्र सिंह, इनके अपूर्व सहयोग से या इनके सहयोग से 15 अगस्त 1947 तक जितने भी भारतीय राज्य थे उन सभी ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यानी कि 136 क्षेत्राधिकारी या ज्यूरिस्डिक्शनल रियासतें थी, इन सभी ने क्या बोला कि हम लोग भारत में शामिल होंगे। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। और वीपी मेनन व नरेंद्र मंडल के चांसलर महाराजा पटियाला यादवेंद्र सिंह, इनके हेल्प से हो पाया था। तो कौन से राजा ने हेल्प की थी? याद रखिएगा, महाराजा पटियाला यादवेंद्र सिंह ने। और यहाँ पर आज़ादी के बाद 3 रियासतें थी जिनके साथ मेजर चुनौती का सामना करना पड़ा, और इन्होंने ही मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। इसी वजह से आगे चल करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए इनके अगेंस्ट में। ये कौन कौन से थे? ये राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू और कश्मीर। जूनागढ़ के जो शासक थे इन्होंने बकायदा अपने लिए आर्मी और बाकी व्यवस्थाएं कर रखी थी, इस वजह से मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा। कश्मीर के जो थे ये अपने आप को पूरे तरीके से स्वतंत्र रखना, या तो फिर अपने आप को अपने फायदे के लिए जो स्टेप्स वो उसको लेना चाहते थे, तो उसकी वजह से इसको भारत में विलय करने के लिए जब उन पे हमला हुआ तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपका था उसके तहत मीन्स भारत में विलय किया गया। हैदराबाद में भी सेम इसी तरह की समस्याएं या चुनौतियां हुई, और इन तीनों को भारत में उनकी जो
कार्यवाही थी या फिर आप कह सकते हैं सेना की जो कार्रवाई थी उनके द्वारा मिलाया गया, क्योंकि ये रियासतें आपस में या अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी। और सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो स्टेप था वो ये था कि ये अपने राज्य में एक तरह का मैसेकर कराने का प्लान करा रही थी जो भी इनके अगेंस्ट में जा रहा था। इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली जो हस्तक्षेप था वो किसे करना पड़ा? यह डायरेक्ट हस्तक्षेप जो है वो करना पड़ा भारत सरकार को। भारत सरकार को। और भारत सरकार ने हस्तक्षेप करके इसे क्या किया? अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ पे लोगों के द्वारा जनमत संग्रह के द्वारा चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में सामने लाया। आगे बोला जा रहा है इन्हीं रियासतों के विलय की मुख्य समस्या जो थी वो अलग अलग रूप में सामने आई। ये कौन कौन सी समस्याएं थी? तो सबसे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इसको अगर देखा जाए तो पहली समस्या आती है 12 मई 1946 ईस्वी को। यह समस्या कौन सी थी? तो कैबिनेट मिशन की घोषणा। ये आपका सबसे पहली चुनौती आती है। सत्ता हस्तांतरण के साथ ही ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाती है। अब चूंकि ब्रिटिश सरकार की सत्ता समाप्त हो जाती है तो उसके बाद देसी रियासतें जो थी देसी रियासतों को उनके छोड़े गए पुनः अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा ब्रिटिश सरकार कह देती है। कहती है कि 1857 से पहले जो कंडीशन थी वही कंडीशन होगी। तो इससे क्या हो गया कि वहां पे हालात बिल्कुल वैसे होने लगे जैसे कि पुराने समय में या फिर 1857 से पहले थे, तो उसकी वजह से क्योटिक सिनेरियो क्रिएट होने लगा। दूसरा हो गया ब्रिटिश भारत के जो उत्तराधिकारी राज्य थे, राज्य के साथ संघीय संबंध बनाने को लेकर स्वतंत्र रहेंगे। ये साफ तौर पर अंग्रेजों ने बोल दिया। उन्होंने बोल दिया ये राज्यों पर निर्भर है कि वो भारत के साथ मिलना चाहे या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे या स्वतंत्र रहना चाहे, उसके लिए वो पूरे तरीके से क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। अब ऐसा बोलकर के अंग्रेजों ने उनके मन को क्या कर दिया? बहुत ही ज्यादा उकसावा दे दिया, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होने की संभावना बनती गई। और इसी घोषणा ने राजाओं के मन में स्वतंत्र रहने का भ्रम भी पैदा कर दिया। क्यों? इसके पीछे का कारण समझिए। पिछले 100 सालों से 1857 से 1947 तक पूरे देश में लोग क्या कर रहे थे? आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। किसी के दिमाग में ये नहीं था कि स्वतंत्र राजा राजा के अलावा उनका अस्तित्व किस प्रकार से बाकी कार्य करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के कभी ध्यान ही में उनके नहीं आया कि नहीं ऐसा कुछ मतलब होगा, क्योंकि उनके लिए कॉमन एनिमी या कॉमन जो आपका सेंटिमेंट था वो था ब्रिटिशियर, अगेंस्ट द ब्रिटिशियर। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को ये समझ में आया कि अब हमें इस देश को छोड़ना होगा तो उन्होंने बोला क्यों ना कोई ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे फेवर में आ जाए। तो उसका उनका मास्टर स्ट्रोक ये था कि भारत में बोल दिया जो भी राजा है, चूंकि राजा शासन करते थे, कोई राज्य या भारत जैसा कोई अस्तित्व नहीं था, तो एक काम किया जाए, सभी को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए। उसके बाद ये उनकी इच्छा पर है कि वो क्या करते हैं। और उनका ये अंदाजा था कि भारत चूंकि अलग अलग राजा है तो राजा जैसे पहले अपने फायदे के लिए हमारे साथ थे, हमारे कहे अनुसार चले थे, उसी तरह अपने फायदे के लिए अलग अलग हो जाएंगे तो हमारा काम फिर से बन जाएगा और फ्यूचर में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खुली हुई रहेगी इन डिफरेंट फॉर्म्स। इन्हीं कारणों की वजह से अंग्रेजों ने ऐसे स्टेप्स लिए। और इसी वजह से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को या होने वाली समस्या को सुलझाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कड़े नियम अपनाए। कड़े मतलब ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी अपनाया। ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी, लौह एवं रक्त की नीति, और सीधे सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया या सीधे सबको मैसेज दिया कि जो भी भारत के साथ विलय या भारत में विलय नहीं होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर उसकी प्रजा उसके सपोर्ट में नहीं है और अगर वो चाहती है कि वो भारत में मिले तो। उसके बाद फिर दूसरी चुनौती आती है 25 जुलाई 1947 को। ये चुनौती क्या आती है? लॉर्ड माउंटबेटन का राजाओं का सम्मेलन होता है जिसमें 75 बड़े राजाओं का सम्मेलन बुलाया जाता है। उनके प्रेरित करने पर सर्वप्रथम बीकानेर के राजा थे जिसका नाम था शार्दुल सिंह, इन्होंने स्वेच्छा से भारतीय संघ में मिलना शामिल वो कर लेते हैं। कब? 25 जुलाई 1947 को, याद रखिए, आजादी से पहले। और इसके बाद बड़ौदा के शासक थे, उन्होंने भी क्या कर दिया? भारत के साथ विलय पर या भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ पे रख दिया भारतीय संघ होगा। राज्यों का क्या है? संविधान में सबसे पहले यही लिखा हुआ है आर्टिकल में कि भारत राज्यों का एक संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि राज्य का स्ट्रक्चर बदल सकता है। जो आज आपका एक राज्य है वो कल को दूसरा राज्य के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन ये कभी नष्ट होकर के भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता।
था, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। आगे फिर बोला जा रहा है 11 अगस्त 1947 को क्या होता है, तो 11 अगस्त 1947 को आज़ादी से पहले 4 दिन पहले जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था हनुमंत सिंह। ये आपका एक तरह का ड्रामा करते हैं, वो पहले बोलते हैं पाकिस्तान में मिलेंगे, फिर उसके बाद वो मतलब कि वहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मुझे मतलब कि पाकिस्तान में नहीं मिलना है। इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं और अंततः उन्हें समझ में आता है कि वो भारत के साथ क्या करेंगे, विलय के लिए अग्री करेंगे। यहाँ पर एक बहुत विवादास्पद किस्सा भी आता है जिसमें कहा जाता है कि वो जब अपने विवाद के मतलब कि अपने मामले को सुलझाने के लिए वीपी मेनन के पास मिलते हैं, तो वीपी मेनन पर वो अपनी पेन पिस्टल तान देते हैं। पेन पिस्टल यानी उसमें एक छोटी सी गन हुआ करती थी, बंदूक हुआ करती थी, हैंड गन जिसे आप कह सकते हैं, पेन की जैसे दिखती थी और उसको आसानी से मतलब कि एज अ पिस्टल यूज किया जा सकता था। तो वो क्या करते हैं कि उसको तान देते हैं वीपी मेनन पर, ये कहते हुए कि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, मुझे डरा करके शामिल करना चाह रहे हो। तो फिर वीपी मेनन उन्हें समझाते हैं कि योर एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी, ये आपका आप पर्सनल चॉइस है, आप किसके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि किसमें आपका फायदा है और आपकी राजशाही जो ताकत है वो किसमें मौजूद रहेगी। तो उसके बाद फिर वो अग्री कर जाते हैं, हनुमंत सिंह जो है वो इस बात को लेकर के समझते हैं कि भारतीय संघ में उनका जो पूरा का पूरा एम्पायर है वो सुरक्षित रहेगा। तो फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, मिल जाते हैं भारतीय संघ में। और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर जैसी रियासतें थी, ये सोचती थी कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो इन्होंने भारत सरकार के राजनीतिक विभाग के प्रमुख कोनराड कॉरफील्ड जो है, इनसे आपको क्या मिल रहा था, सपोर्ट भी मिल रहा था। तो इसकी वजह से ये सोच रही थी कि नहीं हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो यहाँ पर भी कई तरह के एक्शंस लिए जाते हैं और उसके बाद फिर इसको भारतीय संघ में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या आता है कि जो अलग अलग राज्य थे उनको इंटीग्रेट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो बोला जा रहा है रियासतों का भारतीय राजनैतिक तथा प्रशासनिक ढांचे में विलय हो जाना केवल समय की बात नहीं थी, अपितु तर्क संगत भी था। कैसे तर्क संगत था, तो बोला जा रहा है विलय एवं एकीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों में आगे बढ़े। 3 चरणों में आगे बढ़ी कहने का मतलब 3 स्टेप्स में ये हुए थे। पहला उसमें क्या हो जाता है, तो पहला बोला जा रहा है पहला चरण था संलग्न प्रांतों का विलय हो जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं। विलय का तरीका एवं शामिल क्षेत्र क्या थे, तो कुछ रियासतें थी जो छोटी थी और उनका अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बने रहना संभव नहीं था, तो उनके पास के प्रांतों में उनको मिला दिया जाता है। उड़ीसा में कुल मिलाकर के 39 रियासतें थी जो छोटी छोटी थी, वो मिल करके उड़ीसा प्रांत में मिलाई जाती है। फिर बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी जो मध्य प्रांतों में जिनको मिला दिया जाता है। गुजरात प्रदेश में रियासतें थी जो बम्बई प्रांत में मिला दी जाती है। और इस तरह से अलग अलग राज्यों को मिला करके, छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एकीकृत आप कह सकते हैं बड़े बड़े इलाके बनाए जाते हैं जो आपका राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं। कैसे आते हैं, तो ये राज्य के रूप में आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या था कि राज्य के रूप में इनका अस्तित्व आ जाता है तो उसके बाद फिर आसानी से ये उनको क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं, उनका अस्तित्व देखने के लिए मिलता है और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप कह सकते हैं ढांचा दिखाई देता है। अगर मैं इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करूं तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अलग अलग रियासतें थी, ऐसे करके 562 थी, कुल मिला करके कितनी थी, 562 थी। तो अब इन 562 रियासतों को एक साथ करना था अगर, तो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाना था तो संघ के जैसा बनाना था। तो एक बना दिया गया यहाँ पर गुजरात बॉम्बे मिक्स करके, ठीक है। एक आपका राजस्थान वाला इधर से बना दिया गया, दूसरा इधर से आपका यूपी वाला हो गया। उसके बाद फिर अनदर हो गया वो मध्य प्रांत, तो मध्य प्रदेश बोल दिया गया। अनदर उड़ीसा एक हो गया। फिर उसके बाद इधर आपका बिहार झारखंड एक साथ हो गया। अनदर फिर यहाँ पर तमिलनाडु के साइड में इधर हो गया, उधर हो गया हैदराबाद हो गया, नेक्स्ट केरला। इस तरह से अलग अलग ये फॉर्म में उभर करके सामने आता है और एक अस्तित्व जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंडिया का आपका दिखने लगता है। आगे फिर उसके बाद अनदर आ जाता है, दूसरा स्टेप लिया जाता है, दूसरा चरण लिया जाता है। तो दूसरा चरण क्या रहता है, तो बोला जा रहा है दूसरे चरण में बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं। इसमें 61 अन्य रियासतें रहती है जिनको मिला करके केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल और बिलासपुर जैसे इलाके रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अन्य प्रदेश भी शामिल रहते हैं।
भौगोलिक तथा प्रशासनिक कारणों के कारण यह जो क्षेत्र था यह बम्बई प्रांत में मिला दिया जाता है। कहाँ मिला दिया जाता है तो याद रखिएगा, यह बम्बई प्रांत जो है वहां पर मिला दिया जाता है, वहां पे इसे मिक्स कर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है तृतीय चरण में तीसरा चरण क्या रहता है तो रियासतों का संघ रहता है। कुछ रियासतों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र अथवा रियासतों का संघ बनाया जाता है और इस क्षेत्र में शामिल रहते हैं काठियावाड़ प्रदेश की संयुक्त रियासतें, उसके बाद मत्स्य प्रदेश, जयपुर के आसपास की संयुक्त रियासतें और साथ ही साथ बोला जा रहा है मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ। ये सभी शामिल होते हैं। राजस्थान, कोचीन और ट्रावनकोर की रियासतें जो रहती है ये भी आपका आगे चल करके भारतीय संघ में मिला ली जाती हैं और उसके बाद भारतीय संघ के अंदर जो अंदरूनी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है वो आपका अच्छे तरीके से उभर करके सामने आने लगता है, जिसमें भारत का एक पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंशियल हो जाता है या फिर समझ में आने लगता है लोगों के, या भारतीय पॉलिटिक्स में वो साफ तौर पर या पॉलिटिकल मैप पर वो साफ तौर पर दिखने लग जाता है। आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हैदराबाद का विलय जो रहता है एक भारत मतलब कि चुनौतीपूर्ण मामले के रूप में सामने आता है, तो वहां पे ऑपरेशन पोलो इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो क्या था, ये क्वेश्चन याद आता है। तो क्वेश्चन आपका हो गया कि हैदराबाद का विलय कैसे होता है। भारत की सबसे बड़ी रियासत जो थी यह थी कौन, हैदराबाद की रियासत। तो इसका जो एकीकरण था वो अचानक से नहीं होता है। यहाँ पे जो निजाम था वो सोचता है कि वो एक अलग मतलब अपने रूप में अपने आप को अस्तित्व बनाएगा और अपने फायदे के लिए वो अपने स्टेप्स लेगा। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उग्रवादी संगठन यहाँ पर जो रहते हैं वहाँ उनकी उनकी मदद से वो कई प्रकार के स्टेप्स लेता है अग्रेसिव। सत्याग्रह आंदोलन तब तक यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसके बाद और भी कई तरह के पॉलिटिकल स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले उभर करके आता है निजाम के बारे में। हैदराबाद का जो निजाम था उसका नाम था उस्मान अली खान, आसफ जहाँ 6 7 भी बोला जाता था। ये सोचता है कि क्यों ना ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी मौजूदगी को दिखाए और वह अपनी स्वेच्छा से निरंकुशता के लिए कुख्यात रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी रहती है। इसके राज्य में 80% से ज्यादा जो जनता रहती है वो हिंदू रहती है और सांस्कृतिक दमन का शिकार भी थी, परेशान भी रहती थी। जबरन उर्दू को राजभाषा ये बना देता है, इसकी वजह से भी जनता परेशान हो जाती है क्योंकि उनको मालूम था कि उर्दू जो है वो चूंकि ज्यादातर जो प्रजा थी वो आपका क्या थी, हिंदू थी, तो उर्दू को सीखना उनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ था। तो यहाँ पे इनकी कारणों की वजह से बहुत ज्यादा जनता का विरोध होता है और इसी समय निजाम क्या करता है कि निजाम अधिकारियों की साठगांठ से एक उग्रवादी मुस्लिम संगठन जिसका नाम रहता है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, इसको क्या करता है एक अर्ध सैनिक संगठन बना देता है राजाकारों ने और जनता पर वो आक्रामकता के लिए छोड़ देता है। मतलब वो कहता है कि जाओ जाकर लोगों को मारो, जो भी ग्रुप मेरे अगेंस्ट में बात करे या फिर मेरे अगेंस्ट में स्टेप ले उसको सीधा एलिमिनेट कर दो या हटा दो, ताकि मेरा जो राज्य है मेरे राज्य में खौफ रहे और मेरे अगेंस्ट कोई स्टेप ना ले पाए। उसके बाद फिर यहाँ पे सत्याग्रह का आंदोलन शुरू होता है। हैदराबाद प्रांतीय कांग्रेस जी बिंद जो रहता है उसकी अध्यक्षता में एक संघर्ष समिति बनती है, उसका गठन होता है और 7 अगस्त 1947 को औपचारिक रूप से सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। 13 अगस्त को निजाम जो है वो रियासत में तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध लगा देते हैं और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र और ब्रिज रानी व यशोधा बेन जैसी महिलाएं शामिल हो जाती हैं। इसी समय प्रसिद्ध कवि थे जिनका और कम्युनिस्ट नेता भी थे जिनका नाम था मखदूम, ये मजदूरों को संगठित करने का प्रयास करते हैं और उनको एकीकृत करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है। किसके खिलाफ, निजाम के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर तिरंगा भी फहराना बैन कर दिया था। चूंकि ऐसा कर दिया तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही अग्रेसिव डिसीजन था जो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों के लिए। इसी दौरान फिर निजाम अपना एक और मास्टर स्ट्रोक प्लान करता है। वो क्या करता है, वो वैश्विक गुहार लगाता है, मतलब यूएनओ में कहता है कि मुझे बचाइए, मुझे भारत सरकार जो है इकोनॉमिकली ब्लॉक करना चाह रही है, मेरे आसपास या फिर मेरा जो राज्य है वहाँ का जो पोर्ट है वहाँ पर वो किसी भी तरह के जहाज को नहीं आने दे रही है, जिससे कि मुझे नुकसान हो सकते हैं, मुझे नुकसान हो रहा है, आर्थिक नाकेबंदी कर रही है, मुझे इस चीज से प्रोटेक्ट करिए। जबकि रियलिटी ये थी कि आर्थिक नाकेबंदी वो नहीं थी। इसने क्या किया था कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर, दूसरे कुछ देश हैं वहां से वो बड़े पैमाने पर क्या कर रहा था, जहाजों में भर करके हथियार मंगा रहा था। और ये जो हथियार थे ये थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में थे जो आर्मी को एक लंबे समय तक उसको
क्रुएलिटी और मैसेकर करने के लिए उसको सपोर्ट करते। तो जब भारत सरकार को इसके इस प्लान का पता चला तो उन्होंने उसे क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, जहाज आने ही नहीं दिए और ये सारे के सारे हथियार जो थे, इन हथियारों को पहुंचने नहीं दिया इस तक, जिससे कि इसका जो क्रुएलिटी का जो स्टेप था जिसमें वो लोगों को मारने का प्लान करा था, इसको रोक दिया गया। तो इसने वहां पर ये कहा कि आर्थिक नाकेबंदी के का मुझे मतलब कि शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी, हथियारों को रोका गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर चुनौतियां देखने को मिलती हैं। आगे फिर बोला जा रहा है इसी समय भारत सरकार को समझ में आता है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो ये बड़े पैमाने पर लोगों को मार डालेगा और इसी के कारण भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। ऑपरेशन पोलो को 13 सितंबर 1948 को शुरू किया गया, आजादी के लगभग एक साल बाद। यहाँ पर भारतीय सेना के मेजर जनरल थे JN चौधरी। इनके नेतृत्व में क्या किया गया, हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया और कासिम रिजवी के नेतृत्व वाला एक अल्पसंख्यक मुस्लिम गुट जो था, वो जो इसका नेतृत्व कर रहा था मीन्स निजाम की तरफ से, वो भारतीय सेना की कार्यवाही जो थी, सैन्य कार्यवाही, इसके सामने उसको मीन्स झुकना पड़ा या इसका वो सामना नहीं कर पाया और उसके बाद 17 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद को पूरे तरीके से भारतीय संघ में विलय कर लिया गया और इसे भारत संघ का राज्य घोषित कर दिया गया। और इस तरह से निजाम की जो क्रूरता थी, निजाम की जो क्रुएलिटी थी, इस क्रूरता का भी अंत हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा, निजाम की क्रूरता क्यों? क्योंकि पहली बात, यहाँ की जो आबादी थी, उस आबादी पर वो 80% जो पॉपुलेशन थी वो बिलोंग करती थी हिंदू, ठीक है, 20% जो थी वो बिलोंग करती थी अदर रिलीजन और इन सभी को वो क्या करता था, निजाम जो है वो अपने अनुसार चलाना चाहता था। मतलब निजाम जो है यहाँ पे एक तरह का तानाशाही जो रवैया था, इस तानाशाही रवैये को अप्लाई कर रहा था। इसी कारण से तानाशाही लाना चाहता था वो। इसी कारण से भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया, ये स्टेप्स लिए और उसको रोका। उसके इस स्टेप को या उसकी जो ये चुनौतियां थी या उसके जो स्टेप थे जिसके द्वारा नुकसान हो सकता था, इन सभी को पूरे तरीके से बैन किया और आगे चल करके इसकी वजह से ही भारत सरकार जो है उसकी मदद से एक पूरा का पूरा एक नया स्ट्रक्चर उभर करके सामने आया, जहां पर एक अलग राज्य के रूप में हैदराबाद का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा आता है, ये आपका हिस्सा है जूनागढ़ और त्रावणकोर का विलय। इसमें भी सेम चुनौतियां आती हैं। तो जूनागढ़ के बारे में बोला जा रहा है, जूनागढ़ काठियावाड़ राज्यों में जूनागढ़ जो है ये सबसे प्रमुख था और यहाँ की जनसंख्या जो थी वो पूरी तरह हिंदू थी। यहाँ पे विवाद ये उठता है कि जूनागढ़ का नवाब था मोहम्मद खान तृतीय, जो बॉबी वंश से संबंध रखता था। बाबी याद रखिएगा। ये बोलता है कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, मतलब कि सीधा अगर बोला जाए तो भारत के बीच में ऐसे करके आपका अगर इंडिया का लिया जाए तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर छोटा सा राज्य है और ये अपने आप को बोलता है कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। पॉसिबल ही नहीं था प्रैक्टिकली, लॉजिकली भी नहीं, प्रैक्टिकली भी नहीं। एक तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन रहती है वो सीधे तौर पर उसका विरोध कर देती है और जूनागढ़ का दीवान था जिसका नाम था शाहनवाज भुट्टो, ये क्या करता है, राज्य के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर देता है। तो जूनागढ़ में सीधा क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है और उपद्रव फैल जाता है, मतलब दंगे हो जाते हैं। भारतीय सेना जो थी, भारतीय नेताओं ने जूनागढ़ को आर्थिक रूप से ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर मतलब किसी तरह का पोर्ट या फिर जहाज फैसिलिटी ये सब नहीं अलाउ करते हैं। तो दीवान जो है वो नवंबर 1947 में क्या करता है, कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत सरकार से मध्यस्थता की वो अपील करता है कि यहाँ पे दंगे हो गए हैं, तो आप जल्द से जल्द क्या करिए कि मध्यस्थता करिए, अदरवाइज बहुत बड़े पैमाने पर कियोस हो जाएगा। तो 28 फरवरी 1948 को यहाँ पर एक जनमत संग्रह करवाया जाता है जिसमें 91% जो पॉपुलेशन है, जनता जो है, वो भारत विलय के पक्ष में मत देती है और इस तरह से सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती है जूनागढ़ में। इसमें इतिहासकार, जो इसमें एक इतिहासकार है सुमित सरकार, भारत के बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जूनागढ़ का जन आंदोलन और पुलिस कार्रवाई के मिले जुले प्रयासों से ही ये सही तरीके से रास्ते पर आ पाया, अन्यथा हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इसमें त्रावणकोर का मामला, अमेरिकी नमूने के संविधान की घोषणा करने वाले
त्रावणकोर राज्य के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर को कम्युनिस्ट खतरे का भय दिखाया गया, जिसके बाद विलय सुगम हुआ। क्योंकि वो अमेरिकी नमूने के संविधान की घोषणा कर रहा था, त्रावणकोर राज्य का दीवान, कि वहां पे राज्य अगर चाहे तो अलग हो सकता है देश से एक्सेट्रा। तो वहां पर बोला गया कि अगर ऐसा करिएगा तो कम्युनिज्म फैल जाएगा, और कम्युनिज्म अगर फैलेगा तो आपका राज्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, आपके राज्य में अलग अलग ग्रुप आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, हमें राज्य से अलग नहीं होना, अलग होना है, हमारा अपना अलग अस्तित्व है। तो ऐसे में आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जब उसको ऐसा बोला गया, ये डर दिखाया गया, तो उसके बाद सीपी रामास्वामी अय्यर जो है, उसके बाद फिर वो इस बात को समझ गए दीवान, और फिर उन्होंने भी इस मामले में अपना सपोर्ट दिया या अग्री कर गए। नेक्स्ट उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कश्मीर का विलय। यहाँ पर भी चुनौतियां कुछ इसी तरह से रहती हैं। यहाँ पर क्या होता है, कश्मीर के विलय में बोला जा रहा है कश्मीर राज्य की सीमा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। यहाँ की 75% जनसंख्या मुस्लिम थी, और राजा जो थे हरि सिंह वो हिंदू थे। 20 मई 1947 को शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी यहाँ पर होती है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद फिर 14 अगस्त 1947 को एक समझौता होता है। महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया कि वह स्वतंत्र कश्मीर के रूप में मतलब अस्तित्व उसका विद्यमान रखेंगे, और वहां पर वो शासन करेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी मंशा कश्मीर पे कब्जा करने की थी। और यही होता है, वहां पे क्या करते हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो पठान कबीलाई जो होते हैं उनके वेश में कश्मीर में घुसपैठ करा देती है, और वहां पर बड़े पैमाने पर वो मतलब कि उन एरियाज को कैप्चर करती चली जाती है। तो उसके बाद हालात बिगड़ते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक के साथ एक ट्रीटी के लिए या ट्रीटी डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर यही हालात रहे तो आपके राज्य में कुछ बचेगा नहीं, कैप्चर आप पूरे तरीके से हो जाएंगे, और आपका राज्य जो है वो चला जाएगा किसके हाथ में, कबायलियों के हाथ में। तो इस बात को लेकर के जो रामचंद्र काक हैं वो देखते हैं, हालात को समझते हैं, और फिर अग्री करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कि नहीं, हमें इस मामले का सॉल्यूशन निकालना होगा। और फिर 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा जो है उनको जब ये कन्विंस हो जाता है कि नहीं, मुझे मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार के पास जाना होगा, तो वो अपने मुख्यमंत्री मेहर चंद महाजन के साथ भारत की से सैन्य सहायता की अपील करते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, जब सैन्य सहायता के लिए वो आते हैं, तो उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि आपको सैन्य सहायता हम तभी दे सकते हैं जब आप भारत का हिस्सा, बिना भारत के हिस्सा बने हम आपको कैसे सहायता दें। तो उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 1947 को वो भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और महाराजा ने भारत में विलय संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। इस तरह से ये हिस्सा जो रहता है ये आपका क्या हो जाता है, साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हाँ ये अब भारत का हिस्सा है। फिर उसके बाद भारतीय सेना वहां जाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे फिर पॉइंट आता है कि राज्यों का पुनर्गठन का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो तुरंत हुआ, या फिर इसमें एक लंबा टाइम लगा, प्रोसेसिंग इसकी लंबी थी एक्सेट्रा। तो ये प्रोसेसिंग एक दिन की नहीं थी, इसमें टाइम भी लगा, एफर्ट भी लगा, रिसोर्सेस भी लगे। तो भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन था, जिसे हम आसानी से बोले तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये आपका एक अच्छा खासा स्टेप था, जिसमें एफर्ट भी लगा, रिसोर्सेज का एक्सपेंसेस भी हुआ, और साथ ही साथ भारत सरकार को बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें फोकस भी करना पड़ा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी, इसका इतिहास और इसका विकास क्रम भी एक चुनौतीपूर्ण ढंग में रूप उभर करके सामने आता है, क्योंकि भारत में हमेशा से यह मामला रहा है कि भारत को राज्यों के आधार पर संचालित किए जाने की मांग उठी है, और ये भारत की संप्रभुता के लिए हमेशा एक खतरे के रूप में देखा गया है। यहीं पे बोला जा रहा है 1918 में मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट आती है, जिसमें बोला जा रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है वो 1918 में करती है। 1920 में ये रिपोर्ट आती है। फिर बोला जा रहा है 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। यहाँ पे कांग्रेस जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन कर देती है, क्योंकि भारत में जो भाषाएं हैं उनकी कुल संख्या 1500 से भी ज्यादा है। अब जिस देश में 1500 से ज्यादा अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाए, वहां पे लोगों का ओपिनियन जाहिर सी बात है एक हो नहीं सकता। तो इन बातों को समझते हुए भी ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर 1928 का दौर आता है, जब नेहरू रिपोर्ट में भी बोला जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। और यही कारण है कि आप देखिए अमेरिका में जो राज्य बटे हुए ऐसे करके स्ट्रक्चर वाइज बटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्केल लिया, उन राज्यों को आपस में विभाजित कर दिया, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इंडिया में स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, कोई राज्य आपका इस तरह से है, कोई राज्य
इस तरह से है। तो ये जो अलग-अलग राज्यों का फॉर्म दिखाई दिए क्यों है? ये भाषा के आधार पर है। भाषा को प्राथमिकता देते हुए जहाँ तक उसका आप कह सकते हैं रीज़न है, या जहाँ तक उसकी उपयोगिता है, या जहाँ तक लोग प्रयोग करते हैं उसके अनुसार से इसको तैयार किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई थी। यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, उड़ीसा राज्य का गठन भारत संवैधानिक आयोग की रिपोर्ट जो वो 1931 में आती है, और इसके आधार पर 1936 में भाषा के आधार पर उड़ीसा राज्य का गठन किया जाता है। जून 1948 में धर आयोग की रिपोर्ट देखने को मिलती है। इसमें एस के धर थे जो भाषा प्रांत आयोग का गठन होता है इसमें, इसके अध्यक्ष। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर इनकी रिपोर्ट में ये बताते हैं कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाएगा तो इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाएगा, प्रशासन में बहुत ज्यादा असुविधा आएगी। ये साफ तौर पर वो 1948 में बताते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हो जाता है, इस वजह से सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृत करना पड़ता है। इसी समय 1948 में जेबीपी समिति बनती है। ये आपका धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया को एक रिपोर्ट समिति वो भेजते हैं जिसका वो गठन करते हैं, और इसमें भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को वो अस्वीकृत कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। लेकिन इसी से के बाद फिर विरोध होता है, और फिर 1953 ईस्वी को बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश राज्य में विरोध आपको देखने के लिए मिलता है अक्टूबर में। यहाँ पे पोट्टी श्री राम मल्लू, तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पर पोट्टी श्री राम मल्लू जो है वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और अक्टूबर 1952 में ये शुरू कर देते हैं। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ वो कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। और फिर उसके बाद दिसंबर 1953 से जुलाई 1956 के बीच में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया जाता है। इसमें राज्य की सीमा के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। इसमें बोला जाता है, इसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं फजल अली। तो फजल इली, और इसके सदस्य रहते हैं हृदयनाथ कुंजूरू और के एम पनिक्कर। ये इसमें शामिल रहते हैं जो अध्यक्ष मीन्स इसमें अध्यक्ष रहते हैं और पुनर्गठन आयोग के। और उसके बाद अन्य सदस्य में हृदयनाथ कुंजूर और के एम पनिक्कर थे। सितंबर 1953 में आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन सरकार को देता है, और इसके आधार पर वह भारत सरकार जो है यह जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर देती है, जिसके अनुसार डिक्लेयर किया जाता है या निर्धारित हो जाता है कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर होगा। अब चूंकि भाषा के आधार पर होगा, ये आपको साफ तौर पर वहां कर दिया जाता है या बता दिया जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पर होने की वजह से कई सारे जो उग्र विचारधारा वाले जो ग्रुप्स थे वो आपका यहाँ पे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होता है तो प्रशासनिक चुनौतियां तो उभर कर नो डाउट आती ही हैं। प्रशासन के लिए क्या आ जाता है? चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जो स्ट्रक्चर है वहां पर इसका विरोध हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, तो उसके आधार पर इसको स्वीकार कर लिया जाता है। और इस तरह से भारत का जो एकीकरण है वो आपका पूरे तरीके से पूरा होता है अलग अलग चुनौतियों के बाद। तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन था जो आपको मैंने बताया रिलेटेड टू इंडिया, और साथ ही साथ मैंने भारत के एकीकरण से रिलेटेड। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको पोर्शन समझ में आए तो अपनी राय जरूर दें। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए पोर्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।